हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन सांस्कृतिक दशा के विषय में। दोस्तों, यानी ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम जानेंगे कि मध्यकाल के अंदर सांस्कृतिक जो वातावरण था वो किस प्रकार का था, किस प्रकार की वास्तु बना उस समय, किस प्रकार की इमारतें बनी थी, कौन सा लिटरेचर वहाँ लिखा गया था, कौन कौन से जो प्रमुख चित्रकार थे उन्होंने किस किस प्रकार के चित्र बनाए, क्या उस समय की सांस्कृतिक जो विशेषताएं थी उन सभी को हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपका रीट एसएसटी की यूनिट 3 का पार्ट है। इसके अंदर हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक और बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो टॉपिक है वो आपका फैक्चुअल है। दोस्तों, इसमें पूरी तरह से फैक्ट ही फैक्ट हैं। हालांकि यहाँ जो आपको नाम मिलेंगे वो थोड़े से लंबे होंगे, थोड़े मुश्किल नाम होंगे, क्योंकि ज़्यादातर सामान्य जीवन में हमारा इन नामों से कोई वास्ता नहीं पड़ता है। दोस्तों, तो लेकिन फिर भी आपको चिंता नहीं करनी है। इनका उपाय एक ही है कि आप इनको बार बार दोहराते जाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही क्वेश्चन आता है और अगर हमने उसको कभी भी पढ़ा हुआ है, दोहराया हुआ है, तो दिमाग आपको अपने आप आंसर वहाँ निकाल के देगा। और अगर आपने थोड़ी बार उसको पढ़ा होगा तो गलती होने की संभावना रहती है। हाँ, मुश्किल है लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है। उपाय इसका केवल एक ही है, दोहराना और केवल आपको दोहराना है। दोस्तों, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उसको याद होता चला जाएगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको ज़्यादा याद होता चला जाएगा। दोस्तों, तो किसी प्रकार की चिंता न करें। सारे ज़रूरी जो फैक्ट हैं वो आपके लिए इस टॉपिक में मैंने डाल दिए हैं। अगर आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं तो बना लें, अन्यथा चिंता न करें आप, क्योंकि ये सारे नोट्स हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल सभी जगह उपलब्ध है। वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो इस टॉपिक को सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन जो सांस्कृतिक दशा है उसके अंदर, और दूसरा जो भाग है हमारा वो है मुगल कालीन सांस्कृतिक दशा। यानी दोनों को अलग अलग भागों में बांट करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सल्तनत कालीन सांस्कृतिक दशा, यानी इस समय जो हमारे यहाँ निर्माण हुए वो किस प्रकार के थे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ देखिएगा वापस वही बात कि यहाँ फैक्ट ही फैक्ट हैं और फैक्ट के रूप में ही हमें इनको पढ़ना पड़ेगा और उसी प्रकार से हमें इसको याद भी करना पड़ेगा। दोस्तों, तो अलाउद्दीन ने देखिए कौन सा दरवाज़ा बनाया था, अलाई दरवाज़ा बनाया, जिसे कोसके सीरी के नाम से जाना जाता है। अलाई दरवाज़ा, देखो अधिकतर आपको इनमें नाम की सिमिलरिटी मिलती है, तो इन नामों के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। और अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो आपको कोई ना कोई क्लू यहाँ पे मिलता है। अला अला, यानी ये नाम दोनों देखो एक जैसा है तो आराम से इसमें आप आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो है जियाउद्दीन बरनी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसमें मोहम्मद तुगलक के इतिहास को लिखा गया है। ये फिरोज शाह के समय में लिखा गया, तो देखो नाम यहाँ पे है ना फिरोज शाह, फिरोज शाह के समय में लिखा गया था। दोस्तों, तारीख ए फिरोज शाही, इसकी रचना किसने की थी? बरनी ने की थी। किसने की थी? इतिहासकार था बरनी। अब इसके बाद में अगले जो फैक्ट है वो देखिएगा कि इब्न बतूता, ये जो यात्री था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। तो याद रखने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता किसके समय भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोरक्को लौटने के बाद में, ये था कहाँ का? ये मोरक्को का ही था। भारत में आता है, कुछ समय ये भारत में रहता है, यहाँ की जानकारी लेता है और वापस जाने के बाद में एक यात्रा संस्मरण वो वहाँ जाकर के लिखता है, जिसके अंदर हम यहाँ के इतिहास को देख सकते हैं। दोस्तों, तो मोरक्को लौटने के बाद में इसने रहला या फिर सफरनामा नामक यात्रा संस्मरण लिखा था। तो यहाँ जो हमारे प्रश्न बनते हैं कि रहला या सफरनामा क्या है, तो यात्रा संस्मरण है। किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था। कहाँ लिखा था? मोरक्को में जाके लिखा था। कब आया था? किसके समय में? तो इब्न बतूता के समय इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बनाया
और आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया, वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की। यहाँ उसने बदलगढ़ का किला भी बनाया। वह गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। यहाँ दो प्रश्न हमारे सामने बनते हैं। आगरा नगर को किसने बनाया? तो सिकंदर लोदी ने बनाया। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो आगरा में की। और वो किस नाम से कविताएं लिखता था? तो वो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था दोस्तों। इसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में आते हैं इस समय के अमीर खुसरो। अमीर खुसरो काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। देखिए इन्होंने जो है 6 सुल्तानों की सेवा की थी। 6 सुल्तानों की सेवा में ये रहे थे दोस्तों। सूफी जो आंदोलन पड़ा था उसके अंदर भी हमने इसके बारे में जाना था दोस्तों। किरान उल सदाइन ये खुसरो की पहली मसनवी रचना थी। ये एक शैली हुआ करती है दोस्तों। खुसरो ने खजाइन उल फुतूह की रचना की। ये किताब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खजाइन उल फुतूह की रचना की। इसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जानकारी मिलती है। किसके विषय में जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हमें जानकारी मिलती है। अन्य रचनाओं की बात करें तो आशिकी और तुगलकनामा इनकी मुख्य कृतियां हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए जो हमें याद करना है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दरवाज़ा बनाया? अलाई दरवाज़ा बनाया। किस नाम से जानते हैं? कोशक शीरी के नाम से जानते हैं। तारीख फिरोज शाही नाम से ही स्पष्ट है। तारीख फिरोज शाही किसकी रचना जो किसने की थी? तो बर्नी ने की थी। बर्नी ने कौन सी किताब लिखी थी? तारीख फिरोज शाही किताब की रचना बर्नी के द्वारा की गई थी दोस्तों। इब्न बतूता किसके समय भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? रहला या सफरनामा नामक यात्रा संस्मरण इनके द्वारा लिखा गया। मोरक्को का था, मोरक्को से भारत आया और मोरक्को लौटने के बाद में इसने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। आगरा को किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने बनाया। फिर क्या किया? तो वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की और ये कविताएं भी लिखता था। किस नाम से लिखता था? तो गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखता था। 6 सुल्तानों की सेवा करने वाले कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। इनकी पहली मसनवी कौन सी थी? किरान उल सदाइन। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन बात वही है, बार बार दोहराएंगे तो आपको याद हो ही जाएगा दोस्तों। खुसरो ने कौन सी जो किताब लिखी थी वो बहुत ज़्यादा चर्चित रही, मुख्य किताब है, वो है खजाइन उल फुतूह। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी जयाउद्दीन बर्नी की मुख्य रचनाएं हैं। इसकी बात अपने कर भी चुके हैं दोस्तों। महमूद गजनवी जब आया तो उसके साथ में देखिएगा कौन आया? अलबरूनी और इतिहासकार अरबी और बेहाकी इसके साथ में आए थे। फिरदौसी जो था वो महमूद गजनवी का दरबारी कवि हुआ करता था। फिरदौसी किसका दरबारी कवि था? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि हुआ करता था। अलबरूनी किसके साथ में आया? तो महमूद गजनवी के साथ में आया था दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है हमारी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये सल्तनत काल की पहली मुस्लिम इमारत मानी जाती है दोस्तों। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है सल्तनत काल की पहली मुस्लिम इमारत मानी जाती है, जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए यहाँ पहले क्या हुआ करता था? तो यहाँ पहले एक जैन मंदिर हुआ करता था दोस्तों। अधिकतर आपको जो मुस्लिम इमारतें जो मिलती हैं वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी हिंदू या जैन या किसी मंदिर या किसी पाठशाला के स्थान पे देखने को मिलेंगी दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य है। कुतुब मीनार को किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट है ये किसको समर्पित है? तो ये सूफी संत बख्तियार काकी, इसके बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो सूफी संत बख्तियार काकी को समर्पित करते हुए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। इससे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाने का कार्य किया था दोस्तों। अलाउद्दीन ने इसके देखिए नज़दीक ही राजधानी सीरी का निर्माण भी करवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, अजमेर में है। और यह पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। अभी हमने बात भी की थी दोस्तों, ये ज़्यादातर या जैन विद्यालय थे या फिर संस्कृत विद्यालय थे या कोई हिंदू इमारत हुआ करती थी दोस्तों। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्तों। अलाई दरवाजा की फिर से बात करें तो ये इस्लामी स्थापत्य का रत्न कहा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के रूप में है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था दोस्तों। तो ये अलाई
देखिए दरवाजे की बात हमने की, जिसे स्थापत्य का रत्न कहा करते हैं। इसके समय में कुछ और पुस्तकें भी लिखी गई, कुछ और कार्य भी हुए थे दोस्तों। श्रीधर ने देखिए गणितसार और भास्कर ने लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। प्रश्न बनता है कि गणितसार की रचना किसने की थी? तो श्रीधर ने की थी। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की थी? तो वो उन दोनों की रचना जो है भास्कर के द्वारा की गई थी दोस्तों। कागज जो बनाने की शुरुआत है वो तुर्कों के समय ही हुई थी दोस्तों। इसके बाद में देखिए मेहराब और गुंबद जो है भारतीय वास्तुकला में आए। तो ये किसकी देन मानी जाती है? ये तुर्कों की ही देन मानी जाती है। गुंबद और गेट के ऊपर जो इस तरह की आकृति बनती थी उसे हम देखिए मेहराब के नाम से जानते थे। तो मेहराब और गुंबद जो है वो भारतीय वास्तुकला में तुर्कों की ही देन मानी जाती हैं। अरेवस्क क्या है? अरेवस्क है सल्तनत कालीन इमारतों में फूल पत्तियों, बेल बूटों और कुरान की आयतों का मनोहर अंकन। ये भी एक प्रकार की वास्तु शैली ही है जिसका इस्तेमाल किया जाता था सल्तनत कालीन इमारतों के अंदर फूल पत्तियों के रूप में, बेल बूटों के रूप में और कुरानों की आयतों का मनोहर अंकन इनमें किया जाता था दोस्तों। तो याद रखने वाला जो बात है यहाँ पे वो है गणितसार श्रीधर की है, लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि भास्कर की है, तुर्कों ने कागज बनाया इस समय की मुख्य बात है, और मेहराब और गुंबद जो है वास्तुकला को तुर्कों की ही देन मानी जाती है। अरेवस्क क्या है? एक प्रकार की शैली है जिसमें फूल पत्तियों, बेल बूटों और कुरान की आयतों का मनोहर अंकन किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगले स्टेप के अंदर हम बात करते हैं मुगल कालीन सांस्कृतिक दशा के विषय में। मुगल काल के अंदर देखिएगा शासन लगभग स्थायी हो चुका था और उन्होंने बहुत सारे कार्य भी कला के अंदर किए थे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वास्तुकला के विषय में। मुगल काल को वास्तुकला के अंदर जो है भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। वास्तुकला के अंदर इतने निर्माण हुए, इतने अच्छे अच्छे कार्य हुए कि इसलिए इसे वास्तुकला में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर के विषय में। हालांकि बाबर का जो है निर्माण कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान नहीं था, लेकिन फिर भी हम देखें जो कार्य इनके द्वारा किए गए। बाबर ने भारतीय कलाकारों के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा थी, तो इस कार्य को करने के लिए वो अल्बानिया के प्रसिद्ध कलाकार सिनान, वहाँ के एक प्रसिद्ध कलाकार थे, सिनान के शिष्यों को यहाँ बुलाते हैं। तो बाबर ने भारतीय कलाकारों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए अल्बानिया के प्रसिद्ध कलाकार सिनान के शिष्यों को बुलाया। बाबर ने चार बाग पद्धति, जिसमें चार बाग बनाए जाते थे, बीच में रास्ते होते थे और वहाँ पानी की भी व्यवस्था हुआ करती थी। तो आपको ये मुगल कालीन इमारतों के अंदर ये एक मुख्य विशेषता मिलती है कि आपको वहाँ पर एक वाटर टैंक भी मिलेगा और एक चार बाग चौकोर रूप में हुआ करते थे दोस्तों। क्योंकि देखिए कोई भी आपको इमारत, जैसे ताजमहल है या कोई भी इमारत है, तो उसके आगे एक वाटर टैंक मिलता है ताकि उसके रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो और ज़्यादा सुंदर दिखाई दे। तो इस प्रकार की जो अपने ईरानी पद्धतियाँ थी वो इनके द्वारा लाई गई थी। तो बाबर ने चार बाग पद्धति और पानी की कृत्रिम व्यवस्था की ईरानी पद्धति को भारत में प्रयोग किया था दोस्तों। बाबर द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया उसमें हमें दो ही चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो है पानीपत की काबुली मस्जिद और एक है रुहेलखंड में संबल मस्जिद। दो मस्जिदों का हम निर्माण का कार्य जो है अब देख सकते हैं। एक तो है पानीपत की काबुली मस्जिद और दूसरी है रुहेलखंड में संबल मस्जिद। बाबर की सेनापति मीर बकी ने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। काफ़ी देखिए जो विवाद है वो भी इसके विषय में रहा, अब तो समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार का एक ये काम जो है इनके द्वारा करवाया गया था। बाबरी मस्जिद इसको कहा जाता है, लेकिन इसका निर्माण जो था वो सेनापति मीर बाकी के द्वारा अयोध्या के अंदर करवाया गया था दोस्तों। इसके बाद में जो अगले शासक आते हैं वो थे हुमायूं। हुमायूं जब भारत आए तो ये भी अपने साथ ईरानी स्थापत्य को लेकर के आते हैं और इन्होंने दिल्ली में दीन पनाह नगर नामक की स्थापना की थी। कौन से नगर की स्थापना की थी? दीन पनाह नगर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। और कोई बहुत बड़ी या बहुत विशेष इमारतों का निर्माण इनके द्वारा देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। वैसे तो छोटी मोटी बहुत सारी इमारतें जो हैं हर शासक के द्वारा बनाई गई, लेकिन हम यहाँ चर्चा करेंगे केवल उनके विषय में जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब परीक्षा की दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण होती है, तो इनको आप समझने के लिए ये याद रखिएगा, या तो उसमें किसी कला शैली का जो कार्य है वो पहली बार किया गया हो,
या किसी समय की मुख्य इमारत हो, या फिर वो सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, या फिर उसे वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल कर लिया गया हो, तो इस प्रकार की इमारतें जो हैं चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, परीक्षा में वही आती हैं। तो शेरशाह ने शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नगर की स्थापना की थी दोस्तों। दिल्ली के पुराने किले के भीतर इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्सी ब्राउन इसे जेम ऑफ आर्किटेक्चरल कहते हैं। तो किला है कुहना जो मस्जिद है किसने बनवाई थी? शेरशाह ने बनवाई थी। शेरशाह ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी? किला ए कुहना जो मस्जिद है वो शेरशाह के द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों। शेरशाह के काल में निर्मित भवनों में सबसे प्रमुख है सासाराम में उनका मकबरा। सासाराम के अंदर शेरशाह का जो मकबरा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय कहा जाता है, यानी दोनों ही संस्कृतियों का समावेश हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अकबर के विषय में। तो अकबर जितना महत्वपूर्ण शासन के अंदर था, प्रशासन में था, उतना ही महत्वपूर्ण वो कला और संस्कृति में जाना जाता है दोस्तों। अकबर ने भवनों के निर्माण के अंदर लाल बलुआ पत्थरों का विस्तृत प्रयोग किया। ऐसे प्रश्न कई बार पूछता है दोस्तों कि लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किसने किया था, या अकबर कालीन जो इमारतें हैं वास्तु की विशेषता है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अकबर द्वारा दिल्ली में बनाए गए नगरों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। अकबर के शासनकाल में बनी ये पहली इमारत मानी जाती है दोस्तों। ये जो है भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना माना जाता है। यहाँ जो बात याद रखने वाली है, दोहरे गुंबद वाला मुगल काल का पहला उदाहरण यही देखने को मिलता है। यानी दोहरे गुंबद दो हों एक साथ में, तो इस प्रकार का जो गुंबदों का निर्माण है वो मुगल काल के अंदर पहली बार यहाँ किया गया। इसका उदाहरण हुमायूं का मकबरा माना जाता है। दूसरा, ये अकबर के शासनकाल की पहली इमारत है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। चार बाग पद्धति का प्रयोग भी इसके अंदर पहली बार किया गया था दोस्तों पूरी तरह से। इसे ताजमहल का पुरोगामी भी कहा जाता है। इसे ताजमहल का हम क्या कहते हैं? पुरोगामी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल का पुरोगामी किसे कहते हैं, तो हुमायूं का मकबरा को हम ताजमहल का पुरोगामी कहते हैं दोस्तों। इसमें 9 लोगों को दफनाया गया है, बहुत बड़ा मकबरा है। इसका जो निर्माण है हुमायूं की हाजी बेगम ने अकबर के काल में 1570 में करवाया था। किसने बनवाया था? हुमायूं की जो बेगम थी एक हाजी बेगम, उन्होंने जो है 1570 में अकबर के काल में इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। 1993 के अंदर 1993 के अंदर विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया दोस्तों। तो यहाँ जो हमें याद रखने वाली बात थी, दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी और किला ए कुहना मस्जिद की स्थापना शेरशाह के द्वारा की गई थी, जिसे पर्सी ब्राउन ने जेम ऑफ आर्किटेक्चरल कहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है शेरशाह का मकबरा जो सासाराम में निर्मित है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अकबर की, तो लाल बलुआ पत्थरों का जो प्रयोग है वो इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। हुमायूं के मकबरे की बात करें इनके समय में, तो अकबर के काल की ये पहली इमारत मानी जाती है, ईरानी संस्कृति की है। चार बाग पद्धति का सबसे पहले प्रयोग यहाँ, और दोहरे गुंबद वाला जो प्रयोग है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। इसे सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो ताजमहल का पुरोगामी भी कहा जाता है। इसे बनवाया किसने था? तो हुमायूं की हाजी बेगम ने अकबर के काल में इसे बनाया था और इसे विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है दोस्तों। तो उसके बाद में आगे बात करते हैं हम अकबर द्वारा निर्मित जो आगरा में स्थित भवन है उनके विषय में दोस्तों। तो आगरा का किला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबरी शैली का ये सर्वप्रथम उदाहरण हम मानते हैं। इसका निर्माण कार्य जो है 8 वर्षों में पूरा होता है। इसको किसने बनवाया? तो अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में ये हुआ था दोस्तों। शायद ही इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि किसके अंदर हुआ था, क्योंकि रीट लेवल की दृष्टि से ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। कभी भी पढ़ें तो आप अपने परीक्षा के स्तर को देखिए जरूर याद रखें। अगर आपके सिलेबस के अंदर आरएस परीक्षा की तरह स्पेशली अगर ये मेंशन होता कि मध्यकालीन की हमें कला और संस्कृति ही पढ़नी है एक बड़े टॉपिक के रूप में, तो हम इन सारी चीज़ों को देखते दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा जहांगीरी महल की बात करें। जहांगीरी महल ये आगरा के किले में ही है। इसका जो निर्माण है अकबर ने अपने पुत्र शहजादा सलीम के रहने के लिए करवाया था। ये अधिकतर जो है हिंदू स्थापत्य शैली से मेल खाता है। गुंबदों के स्थान पर इसमें छतरियों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसके बाद में
अकबरी महल ये भी आगरा के किले के अंदर ही है। इसमें अन्य किले भी बनाए। आगरा के अतिरिक्त अकबर ने लाहौर तथा इलाहाबाद में भी किलों का निर्माण करवाया था दोस्तों। अकबर ने अजमेर में भी एक किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी आती है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी 1986 में जो है फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर इसको शामिल किया गया। कब किया गया? 1986 के अंदर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी थी। काफ़ी समय तक ये लगभग 13 वर्षों तक यहाँ पर रहे थे दोस्तों। 1572 में गुजरात विजय के बाद में अकबर ने इसका नाम जो है फतेहपुर सीकरी रखा था। बाबर भी यहाँ जो है खानवा के युद्ध की पूर्व संध्या पर आ गया था और आकर के गया था और इसने इसे सीकरी कहा था। बाद में अकबर भी यहाँ पर रहता है और अपनी राजधानी भी यहाँ पर ही रखता है दोस्तों। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके निर्माण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वहाउद्दीन को इसके निर्माण का श्रेय जाता है दोस्तों। अकबर ने इसमें कई भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें से मुख्य है दीवाने खास। ये आपको दीवाने खास लगभग हर इमारत में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अकबर का प्रसिद्ध ये इबादत खाना था। पंच महल बनवाया, जिसे हवा महल भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण है नालंदा में बने बहुमंजिले बौद्ध विहारों से इसकी प्रेरणा हमें देखने को मिलती है और पिरामिड के जैसा इसका निर्माण है दोस्तों। इसके बाद में तुर्की सुल्ताना का महल, पर्सी ब्राउन इसे स्थापत्य शैली कला का मोती इसे भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में जोधाबाई का महल है और देखिएगा जामा मस्जिद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोमांस इन द स्टोन इसे कहा जाता है। अकबर ने दीन ए इलाही की जो घोषणा है वो यहीं से की थी दोस्तों। इसका जो मानचित्र है मक्का की मस्जिद के ऊपर आधारित है, उससे मिलता जुलता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा बुलंद दरवाज़ा, ये भी आपने सुन रखा होगा। इसका निर्माण है अकबर ने 1573 में गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया गया? 1573 में गुजरात विजय की स्मृति के अंदर। जहांगीर, अगले जो शासक हैं उनकी बात करें तो वो है जहांगीर। जहांगीर की जो रुचि है वो स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकारी और बाग बगीचों में ज़्यादा थी, इसलिए इन्होंने स्थापत्य के अंदर कोई बहुत ज़्यादा काम किया नहीं, तो लेकिन फिर भी जो किया उनकी बात को देखते हैं। भवनों को रंगने के लिए इन्होंने पितरा दूरा और रंगीन पत्थरों को सजावट के लिए अपनाया था दोस्तों। अकबर का मकबरा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके समय का। अकबर का जो मकबरा था इन्होंने स्वयं सिकंदरा आगरा में बनवाया था, लेकिन उनके काल में ये पूरा नहीं हो सका था। अतः इनकी मृत्यु के बाद जो है जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था दोस्तों। जहांगीर के काल में निर्मित ये सबसे सुंदर भवन माना जाता है, यानी ये एक प्रकार से अकबर का अधूरा कार्य है था जिसको इनके द्वारा पूरा किया गया था। अपने प्रकार में ये एक अनूठा मकबरा माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें गुंबद नहीं है, ये एक गुंबद विहीन मकबरा है दोस्तों। इसमें पहले बार संगमरमर की 4 मीनार यानी 4 मीनारें हुआ करती थी, जिस वास्तु के अंदर उसे हम 4 मीनार पद्धति बोलते हैं। संगमरमर की 4 मीनारों का प्रयोग जो है इसके अंदर किया गया। ये बौद्ध वास्तुशिल्प से ज़्यादा प्रभावित माना जाता है। कौन से शिल्प से? बौद्ध वास्तुशिल्प से ये ज़्यादा प्रभावित माना जाता है दोस्तों। तो अकबर का मकबरा जो है अकबर के समय में बनना शुरू हुआ सिकंदरा आगरा के अंदर, लेकिन उनके काल में पूरा नहीं हो सका, जिस अधूरे कार्य को जहांगीर के द्वारा पूरा करवाया गया। इनके समय का सबसे सुंदर भवन हम इसे मान करके चलते हैं। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें गुंबद नहीं है दोस्तों, और पहली बार इसमें संगमरमर की 4 मीनारों का प्रयोग किया गया था। किस शैली से प्रभावित हैं? तो वास्तुशिल्प के अंदर ये बौद्ध वास्तुशिल्प से बहुत ज़्यादा प्रभावित है दोस्तों। हुमायूं के काल का ये एक मुख्य मकबरा माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण इमारत आती है, वो है एतमाउद्दौला का मकबरा। यह आगरा के अंदर संपूर्णतः संगमरमर से बना हुआ पहला मुगल इमारत है दोस्तों। पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ पहला, अगर आपसे पूछा जाए मुगल इमारत कौन सा है, तो वो है एतमाउद्दौला का मकबरा। नूरजहां ने इसको बनवाया था अपने पिता की स्मृति में आगरा के अंदर। और किस शैली के आधार पर? ईरानी शैली के आधार पर इसे बनवाया था। इसे अकबर और जहांगीर की शैली के बीच की कड़ी माना जाता है। मुगल स्थापत्य में
पित्रादुरा का जो है बड़े व्यापक रूप में जो प्रयोग है हमें वो यही देखने को मिलता है दोस्तों। तो अब याद रखिएगा, पूर्णतः संगमरमर की जो इमारत है वो हम एतमाउद्दौला के मकबरे को मानते हैं। नूरजहां ने इसको बनवाया था दोस्तों आगरा के अंदर ईरानी शैली के आधार पर, और इसमें पित्रादुरा का प्रयोग जो है वो बड़े पैमाने पर पहली बार किया गया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं पित्रादुरा के विषय में। ये क्या थी, तो मुगल स्थापत्य कला में पित्रादुरा या पच्चीकारी जो है संगमरमर के जो पत्थर हुआ करते थे उन्हीं के अंदर काट करके सोने, हीरे, जवाहरात की जड़ाई की जाती थी। बहुमूल्य पत्थरों को जड़ा जाता था। इस जड़ावट को ही जो है पित्रादुरा हम कहा करते हैं दोस्तों। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। एतमाउद्दौला के अंदर जो है इसका अंदर सबसे पहले प्रयोग है मुगल कालीन इमारतों में किया गया था दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में शाहदरा के अंदर जो है रावी नदी के किनारे जहांगीर का मकबरा बना हुआ है दोस्तों। शाहजहां के समय में क्या क्या हुआ इनकी बात करें तो स्थापत्य की कुछ विशिष्ट शैलियां जो है वो शाहजहां के काल में विकसित होती हैं। कौन कौन सी? जैसे दांतेदार मेहराब जो है, बलुआकार तथा ऊंचा उठा हुआ दोहरा गुंबद, इमारत के उठान और विभिन्न भागों में तालमेल और बहुमूल्य रंगीन पत्थरों का जो प्रयोग है वो शाहजहां काल की इमारतों की मुख्य विशेषताएं अपने मान करके चलते हैं। शाहजहां ने भवन निर्माण के अंदर जो है लाल बलुआ पत्थर अकबर के समय जो प्रयोग होता था उसको छोड़ दिया था, और संगमरमर का जो है बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रयोग किया था। ये कहाँ से आता? तो राजस्थान मकराना से की खानों से इसे वहां पर लेकर के जाया करते थे दोस्तों। आगरा के अंदर इनके बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, जिनके अंदर ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मुसम्मन बुर्जिया, चमेली महल, अंगूरी बाग और मोती मस्जिद जो है इनके प्रमुख इमारतें मान करके चलते हैं। और दिल्ली के अंदर जो है जामा मस्जिद है, लाल किला है। लाल किले में दीवाने आम, मुमताज़ का खास महल, रंग महल और इम्तियाज महल जो है इनकी मुख्य जो कृतियां मान करके चलते हैं, मुख्य निर्माण कार्य हम मान करके चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आगरा में स्थित भवनों की बात करें तो वर्ल्ड फेमस हम ताजमहल की बात करते हैं। किसकी स्मृति में बनाया गया था? मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे इसका निर्माण कार्य करवाया था दोस्तों। तो इसका स्थापत्यकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी जो था इसका स्थापत्यकार मुख्य माना जाता है, जिसे नादिर उल असरार की उपाधि भी दी गई थी। थोड़ी लंबी उपाधि है दोस्तों, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगी। इसे नादिर उल असरार की उपाधि दी गई थी, और मुख्य मिस्त्री या निर्माता थे वो फारस का मोहम्मद ईसा खान था। कई बार आपने पढ़ा होगा, यही नाम हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलता है दोस्तों। लेकिन जब भी क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। मुख्य स्थापत्यकार कौन था? लाहौरी था, और उपाधि दी गई थी इसे। मुख्य मिस्त्री या मुख्य निर्माता कौन था? तो वो था मोहम्मद ईसा खान। बहुत लंबा समय इसको देखिए बनाने में लगा था। 22 वर्षों का जो टाइम है इसको बनाने के अंदर लग गया था दोस्तों। 1983 के अंदर इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं दीवाने आम। शाहजहां ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह पहला भवन माना जाता है। इसमें बादशाह ने बैठने के लिए एक मंडप भी बनवाया, और यहाँ पर तख्त ताउस हुआ करता था जिस पे बादशाह बैठते थे। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। दिल्ली में स्थित भवनों की बात करें तो लाल किला दिल्ली में बना था। लाल किला 1638 के अंदर देखिएगा शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहांबाद नगर की एक स्थापना की थी, और लाल किला भी बनवाया था दोस्तों। जामा मस्जिद की बात करें, दिल्ली के लाल किले के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है जामा मस्जिद। औरंगजेब के समय की बात करें तो औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद, औरंगाबाद में स्थित रबिया उद दुरमानी का मकबरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ताजमहल के फूहर नकल माना जाता है। ताजमहल के फूहड़ नकल अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी होगी? रबिया उद दुर्रानी का मकबरा। इसके अलावा लाहौर के बादशाही मस्जिद है वो मुख्य है। तो दिल्ली में लाल किला शाहजहां के नाम से बना। जामा मस्जिद दिल्ली में बनाई गई। औरंगजेब ने कौन कौन सी बनाई? मोती मस्जिद है, और औरंगजेब का मुख्य है वो है रबिया उद दुर्रानी का मकबरा।
इसके बाद में हम बात करते हैं मुगल चित्रकला के विषय में। मुगल काल में चित्रकला के लिए भी काफ़ी कार्य हुए थे दोस्तों। बाबर की बात करें तो चित्रकला के अंदर बाबर का कोई विशेष योगदान माना नहीं जाता है, कोई विशेष योगदान बाबर का हमें पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन अपनी आत्मकथा के अंदर चित्रकला के प्रति इनका जो रुझान था वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आत्मकथा के अंदर बेहजाज जैसे चित्रकार का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। तो इस हिसाब से मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी रुचि भी थी दोस्तों। हुमायूं जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके समय में काफ़ी मुख्य चित्रकार रहा करते थे दोस्तों। मीरक, मुजफ्फर अली, मंसूर, मीर सैयद अली आदि इनके समय में रहने वाले मुख्य चित्रकार थे। जब ये ईरान प्रवास पे थे तो उस दौरान हुमायूं ने ईरान तारीख खानदान तैमूरिया की पांडुलिपि चित्रित करने के लिए दो प्रमुख ईरानी चित्रकारों मीर सैयद और ख्वाजा अब्दुल समद की सेवाएं प्राप्त की थी। ईरान के अंदर जब थे हुमायूं तो ये क्या करना चाहते थे, तारीख खानदान तैमूरिया की पांडुलिपि चित्रित करना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने मदद ली थी ईरानी चित्रकारों की, जिनके नाम थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद की सेवाएं प्राप्त की। हुमायूं के आमंत्रण पर सर्वप्रथम मंसूर और उसका पुत्र मीर सैयद अली काबुल आए। इन्हें दास्ताने अमीर हमजा को चित्रित करने का कार्य सौंपा गया था दोस्तों। हुमायूं ने मीर सैयद अली को उपाधि प्रदान की नादिर उल असर की, अब्दुल समद जिसे सीरी कलम की उपाधि थी, मुल्ला दोस्त और मुल्ला फख भी भारत आए थे दोस्तों। हुमायूं ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी और अब्दुल समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। तो काफ़ी टिपिकल से नाम है, लेकिन मैं आपको काम की बातें यहाँ जो है वो बता दूं कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कलाकार है, चित्रकार है, वो किन के काल के थे। तो मुख्य नाम यहाँ पर याद रख लीजिएगा, मंसूर है, मीर सैयद अली है, अब्दुल समद है। कौन सा है? अब्दुल समद है। मुल्ला दोस्त है। अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है मुगल चित्रशैली का संस्थापक किसे माना जाता है, तो अब्दुल समद और सैयद अली को। तो आप देख सकते हैं कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये दो नाम आप याद रख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा दोस्तों। कौन कौन से? अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये दो नाम हालांकि थोड़े लंबे हैं लेकिन याद रह जाएंगे। अब्दुल समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे कि अब्दुल समद या मीर सैयद अली जो किसके काल में थे, हुमायूं के काल में थे, चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है। हुमायूं ने मीर सैयद अली को कौन सी उपाधि दी थी, तो नादिर उल असर की उपाधि जो है हुमायूं ने इनको दी थी दोस्तों। इसके बाद में हम अकबर के समय की बात करें, ये अबुल फजल के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है कि अकबर के दरबार के अंदर 100 से अधिक चित्रकार हुआ करते थे, लेकिन उनकी अपनी पुस्तक आईने अकबरी के अंदर 17 श्रेष्ठ चित्रकारों के ही नाम हमें पढ़ने को मिलते हैं। और इन 17 में से भी 13 जो चित्रकार थे वो हिंदू थे दोस्तों। तो 13 चित्रकार यहाँ पर हिंदू थे। वो कौन कौन से थे, ये नाम जरूर याद रख लेना, पूछा जा सकता है। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, फरूख कलम, दसवंत, ये नाम काफ़ी बार पूछे गए हैं। दसवंत हैं, बसावन है, मिस्किन है, केशवलाल है, मुकुंद जगन्नाथ है, माधव है, केशव है, खेमकर्ण है, तारा है, सांवल है, राम है और हरवंश। देखो हिंदू नाम हमें यहीं पढ़ने को मिल रहे हैं। हिंदू नाम आए तो आप डायरेक्ट अकबर को टिक कर देना दोस्तों। जहांगीर की बात करें तो हमने पहले भी बात की थी, जहांगीर ने निर्माण कार्य से ज़्यादा चित्रकला पे ध्यान दिया था। ये खुद एक कुशल चित्रकार हुआ करते थे दोस्तों। इनका जो काल है वो मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष माना जाता है, क्योंकि जहांगीर का खुद का जो इंटरेस्ट था वो चित्रकला के अंदर हुआ करता था दोस्तों। आगरा में इन्होंने एक चित्रशाला भी खुलवाई और अक्का राजा खां से इन्होंने चित्रकारी सीखी। अक्का राजा खां वैसे न पूछे लेकिन ये एक चित्रकार हो गए, तो किनके काल के हैं? जहांगीर के काल के हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके प्रसिद्ध चित्रकारों में अब्दुल हसन, बिस्नदास, मंसूर, फारूक बेग, मनोहर, ये नाम कई बार पूछे गए हैं। मनोहर, नन्हा, दौलत, विचित्र, ये सारे के सारे जहांगीर के समय में हुआ करते थे दोस्तों। हालांकि कुछ आपको ये हो सकती है दिक्कत, क्योंकि हिंदुओं के नाम यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं दोस्तों, तो समस्या तो है। लेकिन ये भी याद रखिएगा
प्रश्न का मतलब ही होता है समस्या। तो जहाँ चीज़ें मुश्किल है, जहाँ समस्या है, प्रश्न भी वहीं से उठता है दोस्तों। जहाँ कोई समस्या ही नहीं है पढ़ने में तो वहाँ से प्रश्न पूछेगा भी कैसे। तो इस चीज़ को हमेशा याद, जहाँ समस्या नहीं है वहाँ प्रश्न नहीं है, जहाँ समस्या है प्रश्न सबसे ज़्यादा वहीं, और अच्छे प्रश्न आपके लिए वहीं से बनते हैं, और वही प्रश्न जो है वो मेरिट को तय करने वाले हुआ करते हैं दोस्तों। तो मनोहर, नन्हा, दौलत, विचित्र, फिर देखिए मोहम्मद मुराद, हाशिम, आगा राजा, माधव, गोवर्धन, केशव बंधु, महादेव और तुलसी, बहुत सारे कलाकार इनके समय में थे। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की। उपाधि दे दी तो ये मान लीजिएगा ये नाम क्या हो गया, खास हो गया दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यह व्यक्ति चित्र का महारथी था, पोर्ट्रेट बनाने का, व्यक्तियों के चित्र बनाने का ये क्या था, महारथी था। उस्ताद मसूर को नादिर उल असर, यानी प्रश्न हमें यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट मिल चुके हैं। जिनको उपाधि दी वो महत्वपूर्ण है, अबुल हसन महत्वपूर्ण हो गया, और उस्ताद मसूर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। व्यक्ति चित्र बनाने में कौन था, अबुल हसन था, और जो उस्ताद मसूर है वो प्राकृतिक चित्रों को और पशु पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर हुआ करता था दोस्तों। इनके अलावा एक और नाम है बिशन दास, मानव अथवा रूप छवि का चित्रण करने में महारथी हुआ करता था। तो दोस्तों बहुत सारे चित्रकार हैं। मुख्य जहांगीर के समय के चित्रकार अबुल हसन हो गया, उस्ताद मसूर हो गया, और बिशन दास हो गया, अका राजा खां हो गया। अगर इनमें से कभी चित्रकला के अंदर कोई प्रश्न पूछेगा तो ये 4 नाम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो उसकी इच्छा है वो कुछ भी पूछे दोस्तों। अगर आपका समय सही नहीं होगा तो फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपने पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उत्तर आप निकाल लेंगे दोस्तों। शाहजहां के समय के जो चित्रकार हैं उनमें उबैद है, मीर हसन है, अनूप चतुर है, चिंतामणि है, विचित्र है, बालचंद है, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह है, काफ़ी हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा हो गया, फ़कीरुल्लाह हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। शाहजहां के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया मीर हाशिम। तो आपसे पूछा जाए फ़कीरुल्लाह खां किसके समय का था, तो शाहजहां के समय का था। मीर हाशिम किसके समय का था, तो वो भी शाहजहां के समय का ही था। औरंगजेब के समय देखिएगा चित्रकला लगभग समाप्त होनी शुरू हो गई, और औरंगजेब ने चित्रकारों को राजकीय संरक्षण में प्रोत्साहन देना बंद कर दिया दोस्तों। अब यहाँ आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, वही चीज़ें फलेगी फूलेंगी जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त होगा। वो धर्म फलेगा जिसको राजकीय संरक्षण होगा, वो कला शैली फलेगी फूलेगी जिसको राजकीय संरक्षण होगा, वो विचारधाराएं फैलेंगी जिनको राजकीय संरक्षण प्राप्त होगा दोस्तों। तो राजकीय संरक्षण और प्रोत्साहन बंद हो गया। लेकिन ये जो यहाँ परिवर्तन हुआ, मुगल काल के अंदर जो चित्रकला थी वो दरबारी थी, लेकिन दरबारी से निकल करके इस समय तक आते आते वो सामान्य जनता तक जो है वो कला पहुँच चुकी थी दोस्तों। तो ये हमने चित्रकला के विषय में बात की। अंतिम दौर के अंदर हम बात करने वाले हैं मुगल साहित्य के विषय में दोस्तों। अब साहित्य के अंदर हमें क्या पढ़ना है, मुगल कालीन जो प्रमुख साहित्य है, किताबें हैं, थोड़ी सी डायरेक्ट मेरे द्वारा यहाँ पे की गई हैं, जो मुख्य है और थोड़ी इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, उन पे देखिए विशेष ध्यान देना। बाकी तो नाम तो सारे ही हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के छांटने की कोशिश की गई है। बाबरनामा या तुजुके बाबरी, ये बाबर की है, तुर्की भाषा में लिखी हुई है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार बीएड के अंदर जहाँ तक मुझे याद है 2008 की या 7 की जो बीएड परीक्षा थी उसके अंदर ये पूछा गया था कि किस भाषा में देखिए लिखी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। हबीब उस सियार खोंदमीर का है। तारिक ए रशीदी जो है मिर्ज़ा हैदर दोगलत की है। हुमायूं नामा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गुलबदन बेगम की है जो हुमायूं की बहन थी। कानून ए हुमायूनी खोंदमीर की है। ताज़किरातुल वाक़ियात आफतवाची, वाक़ियात ए मुश्ताकी रिज़कुल्लाह। तारीख़ शेरशाही तोहफ़ा ए अकबर शाही अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखी गई। तारीख़ शाही अहमद यादगार के द्वारा भी लिखी गई। तज़किरा ए हुमायूं व अकबर, ये बायजीद बयात से संबंधित है। नफ़ाइस, इस पै को काट देना दोस्तों, नफ़ाइस उल मासिर, ये मीर अलाउद्दौला कज़वानी की है। इंपॉर्टेंट यहाँ जो है, एक तो आप याद रखना विशेषतः बाबरनामा की और एक हुमायूंनामा की बात हमें विशेषतः करनी है दोस्तों। इसके बाद में अकबर कालीन की बात करें तो तारीख़ ए अकबरी, ये है आरिफ कांदरी की दोस्तों।
तारीख ए अल्फी इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर अकबर ने इस रचना की योजना बनाई थी और 7 विद्वानों का एक बोर्ड इसके लिए बनाया गया था। इसमें निजामुद्दीन अहमद भी थे दोस्तों। तो इसलिए तारीख ए अल्फी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद इन्होंने क्या किया, अकबरकालीन घटनाओं के बारे में सबसे संतुलित दृष्टिकोण से इसको लिखा था, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तबकात ए अकबरी, इसको याद रखना, निजामुद्दीन अहमद। मैं साथ साथ आपको बताता भी जा रहा हूँ कौन सी हमें विशेषता याद रखनी है। सारी न याद रख पाओ तो भी इनको अलग से नाम नोट कर लेना और इनको याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि इनके अलावा भी इस काल के अंदर संस्कृत में भी हिंदी में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया था दोस्तों। लेकिन हमारे लिए समस्या यही हो जाती है कि हमें कौन सा याद करना है। विशेषतः मध्यकाल तो हम शासन की जो चीज़ें हैं हम उन्हीं को याद कर रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ मुंतखाब उद तवारीख ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अकबरनामा अबुल फजल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों किताबें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप में इतिहास ग्रंथ भी हैं और इनको हम इतिहास के अंदर उपयोग करते हैं तथ्यों के लिए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के समय की बात करें तो तुजुकी जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें शासन के 19 वर्षों की हमें जानकारी मिलती है। 16 साल तक की घटनाओं को स्वयं लिखा है और 3 साल की घटना है जो वो मोतमिद खां के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये मोतमिद खां की है। ये तुजुकी जहांगीरी का ही विस्तार है, तुजुकी जहांगीरी का ही विस्तार किया गया है। अंतिम रूप से मोहम्मद हादी के द्वारा इसको संकलित किया गया था दोस्तों। तो जहांगीर के समय का एक मुख्य ही है, ये इनका इतिहास का स्रोत भी है, तुजुकी जहांगीरी। इसके बाद में हम बात करें शाहजहां के समय के जो स्रोत हमें मिलते हैं, पादशाहनामा के नाम से 3 लिखी गई हैं। अमीन काजवानी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, अमले सालाह ये मोहम्मद सालेह की है। तारीख ए शाहजहानी ये सादिक खान के, देखो नाम में आ ही गया ना, किसका वर्णन होगा, शाहजहां का ही होना है ना। चहार चमन जो है चंद्रभान के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। इसके अलावा औरंगजेब कालीन की अगर हम बात करें, आलमगीर नामा है, वाक़यात आलमगिरी है अकील खां की, खुलसात उत तवारीख है सुजान राय भंडारी की, मुंतखाल उल लुआब जो है वो खफी खां की है, फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर, नुस्खा ए दुलकुशा जो है वो भीमसेन सक्सेना के द्वारा लिखी गई दोस्तों। ये इस प्रकार की जो है रचनाएं हमने यहाँ पढ़ी हैं। इसके बाद में देखिएगा इस समय जो है अनुवादित साहित्य भी कुछ मात्रा में लिखा गया था, यानी अनुवाद भी हुआ। अकबर का जो राजकवि हुआ करता था फेजी, ये अबुल फजल का भाई था और इस समय का श्रेष्ठ कवि माना जाता है दोस्तों। अकबर ने उसी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की, अनुवाद विभाग की स्थापना जो है अकबर ने इसी के अधीन की थी, फेजी के अधीन की थी। अकबर के आदेश से ही महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसे रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। रीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मान करके चलता हूँ। रज़्मनामा क्या है, महाभारत का फारसी में किया हुआ अनुवाद है दोस्तों। अकबर के शासनकाल में देखो कई अनुवाद हुए। बदायूनी ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सर हिंदी ने अथर्व वेद का, फेजी ने लीलावती का और मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक तलक का जहान ए जफर नाम से अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुके बाबरी का और पायंद खान ने तुजुकी बाबरी तथा मौलाना शाह अब्दुल साहबादी ने कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी का भी फारसी अनुवाद किया था दोस्तों। तो ये काफ़ी नाम हैं, इनको 2-4 बार पढ़ लेना, कॉपी में उतार लेना या नोट से इनको याद करना पड़ेगा दोस्तों। इनके अलावा कोई मैं तो नहीं मानता कि इनके अलावा कोई इसका उपाय रह गया दोस्तों। इसके अलावा देखिए सिंहासन बत्तीसी पंचतंत्र का कलीला दमना नाम से और अबुल फजल ने कालिया दमन का यारे दानिश के नाम से अनुवाद किया था दोस्तों। तो ये काफ़ी अनुवादित पुस्तकें थी इस समय की जो हमारे लिए काफ़ी नाम है। अबुल फजल नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके द्वारा किए गए सभी काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ देखिए रज़्मनामा है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों। तो ये था हमारा सांस्कृतिक दशाएं मध्यकाल की। इसके बाद में अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के आधुनिक काल के पास हमने पहुंच चुके हैं दोस्तों। एसएसटी की टेस्ट सीरीज और रीड से संबंधित सारी टेस्ट सीरीज जो है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। बहुत ही लो कॉस्ट पे टेस्ट है या बहुत सारे टेस्ट तो आपके लिए फ्री यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप इनकी
एसएसटी की 12 यूनिट के टेस्ट इसमें फ्री अवेलेबल हैं दोस्तों। आप यूनिट वाइज उनको याद करें और टेस्ट से अपनी जांच भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड ऐप जो है हमारी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tulyrs.in से मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो, तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, लाइक कर देना। हमारी मेहनत डिपेंड करती है आपके लाइक और शेयर्स के ऊपर। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई स्टडी में आपके बाधा न पहुंचे, आप तुरंत प्रभाव से क्लास तक पहुंच सके। जैसे ही क्लास आपके लिए डाली जाए तो नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है अगर आप बेल आइकन दबा लेते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।